हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसमें लास्ट हमने डिस्कस करा था होम रूल मूवमेंट। तो होम रूल मूवमेंट जो थी, एक तो एनी बेसेंट ने शुरू करी थी, दूसरी तिलक जी ने शुरू करी थी। जो होम रूल मूवमेंट थी वो कौन से ईयर की है? वो 1916 की है। और 1916 में होम रूल मूवमेंट शुरू हुई थी। तो 1916 का जो आईएनसी का सेशन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1916 का सेशन हुआ था, वो कहां पे हुआ था? लखनऊ के अंदर हुआ था। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार। प्रेसिडेंट का नाम क्या था? अंबिका चरण मजूमदार। नाम इंपॉर्टेंट है और जो वेन्यू है वो भी इंपॉर्टेंट है। अंबिका चरण मजूमदार जो थे, ये एक मॉडरेट लीडर थे, जिन्होंने प्रेसाइड करा था 1916 के कांग्रेस के सेशन को। अब यहाँ पे दो हिस्टोरिक डेवलपमेंट्स हुई थी, दो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक डेवलपमेंट्स हुई थी जो लखनऊ सेशन हुआ था आईएनसी का। कौन कौन सी दो हुई थी? फर्स्ट क्या थी कि जो कांग्रेस के दो विंग्स थे, कांग्रेस के दो विंग्स कौन से थे? एक तो एक्सट्रीमिस्ट थे, एक मॉडरेट्स थे, जो कि पहले स्प्लिट हो गए थे, दोनों अलग अलग हो गए थे सूरत स्प्लिट के टाइम पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, दोनों अब साथ में आते हैं, रीयूनाइट होते हैं। राइट, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर दोनों रीयूनाइट हो जाते हैं 1916 के लखनऊ सेशन के टाइम पे। सेकेंडली जो सेकेंड हिस्टोरिक डेवलपमेंट हुई थी, वो थी कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी। ये दोनों जो है एक साथ मिल जाते हैं। मुस्लिम लीग के बारे में हमने पढ़ा था। मुस्लिम लीग कब बनी थी? बंगाल की पार्टीशन के बाद 1906 के अंदर मुस्लिम लीग जो थी वो बनी थी। राइट, तो अब उस टाइम पे जब मुस्लिम लीग बनी थी, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों अलग अलग थे, दोनों के जो व्यू पॉइंट थे वो भी अलग अलग थे, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी ये बंगाल की पार्टीशन को सपोर्ट कर रही थी और आईएनसी जो थी उसको अपोज कर रही थी। इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग थी, उनकी डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की। राइट, तो कुछ डिमांड्स ऐसी थी जो कि कांग्रेस के साथ नहीं मिलती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 1916 के अंदर जो लखनऊ सेशन हुआ था, यहाँ पे दोनों जो है आपस में मिल जाते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस थे वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और ये एक कॉमन पॉलिटिकल डिमांड लेकर अपनी लड़ाई को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कॉमन डिमांड्स इन दोनों की कौन सी थी? एक तो थी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इन्होंने बोला कि हमें एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए और इंडिया के लिए एक डोमिनियन स्टेटस चाहिए। ये दो डिमांड्स इन्होंने उस टाइम पे जो ब्रिटिश सरकार थी उनके सामने रखी थी। और इसके साथ ही जो सेपरेट इलेक्टोरेट की इनकी डिमांड थी मुस्लिम लीग की, उसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था। राइट, सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी, अब जो कांग्रेस थी वो उनकी उस डिमांड को भी एक्सेप्ट कर रही है। तो इसके साथ ही दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस थे वो खत्म हो जाते हैं। अब दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट्स हुए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट्स हुए थे, उनको नाम दिया गया था कांग्रेस लीग पैक्ट। कांग्रेस लीग पैक्ट, इसको लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं। राइट, लखनऊ पैक्ट के बाद मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आती है। लखनऊ पैक्ट जब साइन होता है उसके बाद आती है मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन 1917 के अंदर, जिसको नाम दिया गया अगस्त डिक्लेरेशन। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन को अगस्त डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। अब ये जो डिक्लेरेशन इन्होंने दी थी ब्रिटिशर्स ने, ये इन्होंने दी थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स से पहले। 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आएंगे उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो उनसे पहले इन्होंने ये डिक्लेरेशन जो थी वो दी थी। इसमें इन्होंने क्या बोला था, जो ब्रिटिशर्स थे, इसमें इन्होंने बोला कि हम जो इंडियंस है, इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन की हर एक ब्रांच में रिप्रेजेंटेशन देंगे। राइट, एडमिनिस्ट्रेशन की हर एक ब्रांच में हम इंडियंस को रखेंगे, उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे प्रॉपर, और इसके साथ साथ हम एक इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बनाएंगे। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन में उन्होंने ये बातें जो थी इंडियंस की वो एक्सेप्ट करी थी। राइट, इसके बाद 1917 के बाद 1919 में आता है रॉलेट एक्ट।
अब जो रॉलेट एक्ट था ये क्या था? रॉलेट एक्ट में इन्होंने बोला कि सडिशन के बेसिस पे, सडिशन क्या होता है कि अगर कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों को जो है बातें कर रहा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर रहा है लोगों को, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बातें करके, तो उस केस में उस बंदे को, जो भी पर्सन जो है सडिशन जो कर रहा है, सडिशियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, लोगों को भड़का रहा है, तो विदाउट ट्रायल उस बंदे को कन्विक्ट किया जा सकता है 2 साल तक, राइट? विदाउट ट्रायल कन्विक्ट किया जा सकता है 2 साल तक। किस केसेस में? सडिशन के चार्जेस लगाकर, राइट? किसी पे भी अगर डाउट भी है ना, तो उस पर्सन को भी ये विदाउट ट्रायल जो है अरेस्ट कर सकते हैं, 2 साल तक कन्विक्ट कर सकते हैं। तो अब जो रॉलेट एक्ट था 1919 में, इसके लिए एक सडिशन कमेटी बनी थी, और ये जो सडिशन कमेटी थी इसके हेड थे जस्टिस रॉलेट, जिन्होंने पास किया और आगे लेकर आई ये रॉलेट एक्ट। तो इस एक्ट में गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिल गई कि आप किसी भी पर्सन को विदाउट ट्रायल कन्विक्ट कर सकते हो। कितने टाइम तक? 2 साल तक विदाउट ट्रायल किसी भी पर्सन को सडिशन के चार्जेस पे आप कन्विक्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, विदाउट ट्रायल कन्विक्ट कर रहे हो, तो इट मीन्स आप लोगों की जो हेबियस कॉर्पस का राइट है, हेबियस कॉर्पस का जो राइट है वो तो सस्पेंड हो जाएगा। हेबियस कॉर्पस में क्या होता है? इसमें होता है कि अगर आप किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो तो उसको प्रॉपर रीजन बताना पड़ता है, प्रॉपर प्रूफ देना पड़ता है कि आप उसको क्यों अरेस्ट कर रहे हो। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ता है विद इन 24 आवर्स उसको, तो प्रॉपर एक लीगल प्रोसीजर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप एक सडिशन के बेसिस पे ही विदाउट ट्रायल उसको कन्विक्ट कर रहे हो। तो इससे क्या हुआ? इससे कंट्री वाइड एजिटेशन शुरू हो गई, लोगों को गुस्सा आया। इसके साथ ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की भी शुरुआत होती है। किसको लेकर? रॉलेट एक्ट को लेकर। तो मार्च और अप्रैल 1919 के अंदर तो इसी को लेकर लोगों के बीच में भी थोड़ी बहुत जागरूकता आई, पॉलिटिकल अवेकनिंग आई, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हड़ताल, स्ट्राइक्स, प्रोसेशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस जो थी शुरू हो गई। हर जगह से लोगों ने अपनी तरह से हड़ताल, स्ट्राइक्स वगैरह करनी शुरू कर दी थी रॉलेट एक्ट को लेकर, राइट? और यहीं से बीच में एंट्री होती है गांधी जी की। गांधी जी इंडिया कब आए थे? गांधी जी इंडिया आए थे 1915 के अंदर। जनवरी 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आए थे, और इंडिया में आकर इन्होंने उस टाइम पे किसी भी कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये इंडिया की सिचुएशन को देख रहे थे कि किस तरह की सिचुएशन चल रही है। तो उसके बाद 1917-18 के टाइम पे इन्होंने 3 स्ट्रगल्स जो थे उनमें पार्टिसिपेट करा था। कौन कौन से 3 स्ट्रगल्स है जिसमें गांधी जी इन्वॉल्व थे? सबसे पहला था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 का, और ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये इनका फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था चंपारण सत्याग्रह। इसमें क्या था चंपारण सत्याग्रह में? इसमें इन्होंने चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, तो वहां के जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनकी प्रॉब्लम्स को देखा, और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ये जो सत्याग्रह था वो शुरू किया था। इंडिगो प्लांटर्स 3 कथिया सिस्टम जो नील की कल्टीवेशन करते हैं, नील की खेती करते हैं। तो इंडिगो जो क्रॉप है ना, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर किसी भी जगह पे इसको ग्रो किया जाता है तो बाद में वो वाली जो जगह होती है ना वो इनफर्टाइल हो जाती है। और ब्रिटिशर्स जो थे वो इनको फोर्सफुली इंडिगो ग्रो करने के लिए बोल रहे थे। तो इसीलिए ये जो चंपारण सत्याग्रह था ये इंडिगो प्लांटर्स की प्रॉब्लम्स को देखने के लिए ये गांधी जी ने शुरू करा था। फिर सेकंड आती है 1918 की अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक थी। गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक थी। इंपॉर्टेंट है, पहली हंगर स्ट्राइक कौन सी थी? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहली हंगर स्ट्राइक थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसमें जो अहमदाबाद के वर्कर्स और ओनर्स के बीच में जो भी डिस्प्यूट था उसको सेटल करने के लिए ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक गांधी जी ने शुरू करी थी। क्योंकि जो वर्कर्स थे उनके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनकी सैलरी को लेकर, वर्किंग आवर्स को लेकर। तो इसीलिए जो उस टाइम पे उनके मिल ऑनर्स और वर्कर्स के बीच में जो भी डिस्प्यूट था उसको सेटल करने के लिए ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी 1918 में।
फिर थर्ड आता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह अगेन 1918 का ही है। ये इनका फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था खेड़ा सत्याग्रह। कब हुआ था? 1918 में। ये वाली जो डेट्स है अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। खेड़ा सत्याग्रह क्या था? खेड़ा सत्याग्रह में क्रॉप फेलियर की वजह से जो फार्मर्स थे उनको एक तरह से फोर्स किया जा रहा था रेवेन्यू देने के लिए, तो उसी से रिलेटेड ये था खेड़ा सत्याग्रह, राइट। क्योंकि अब उस टाइम पे वहां पे क्रॉप फेलियर हुआ, जिसके चलते हुए अब वो आगे रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे फार्मर्स, तो उसी से रिलेटेड ये खेड़ा सत्याग्रह शुरू करा था और ये इनका पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। और नेक्स्ट आता है जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 13th of April 1919 के अंदर। रॉलेट एक्ट पहले आया, रॉलेट एक्ट के बाद में आया था जलियांवाला बाग मैसेकर। जो रॉलेट एक्ट था, रॉलेट एक्ट में क्या था कि विदाउट ट्रायल सेडिशियस एक्टिविटीज में जो भी पर्सन इन्वॉल्व है उसको विदाउट ट्रायल 2 साल तक कन्विक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे यही हुआ था। यहाँ पे जो इनके पॉपुलर लीडर्स थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको सेडिशन के चार्जेस में इन्होंने अरेस्ट कर लिया था। तो जिसकी वजह से ये जलियांवाला बाग में इन्होंने क्या किया, एक मास एजिटेशन रखी थी। एक तरह से उनको अरेस्ट करा था, तो उसी लिए उनकी अरेस्ट को रोकने के लिए इन्होंने मास एजिटेशन जो था शुरू करा था इंडियंस ने जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग कहाँ पे है? अमृतसर पंजाब के अंदर है। तो ये जो मास एजिटेशन इन्होंने शुरू करी थी 13th of April 1919 को, बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे हुए, लेकिन ये जो लोग थे ये अनार्म्ड थे, इनके पास कोई भी हथियार वगैरह कुछ नहीं था, ऐसे ही सब इकट्ठे हुए थे। एक तरह से सरकार को अपना जो रोष था वो दिखा रहे थे, उसके लिए सारे लोग इकट्ठे हुए होकर एक मास एजिटेशन कर रहे थे उनकी अरेस्ट के अगेंस्ट। लेकिन होता क्या है वहां पे, अमृतसर के जो मिलिट्री कमांडर थे, कौन थे? जनरल डायर। अमृतसर के मिलिट्री कमांडर कौन थे उस टाइम पे? जनरल डायर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को डराने के लिए, लोगों के दिल में एक तरह से ब्रिटिशर्स का डर पैदा करने के लिए इन्होंने क्या किया, वहां पे जो था फायरिंग के ऑर्डर्स दे दिए। क्योंकि जो जलियांवाला बाग था ना वो एक इस तरह की जगह थी कि 3 साइड से ये बिल्कुल बंद था और एक ही छोटी सी एग्जिट था, यहाँ से एक छोटा सा एग्जिट था, एग्जिट पॉइंट था, बाकी कहीं पे भी ये एग्जिट पॉइंट नहीं था। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो जो जनरल डायर थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑर्डर्स दे दिए फायरिंग के। अब यहाँ से बहुत सारे ब्रिटिशर्स आते हैं और फायरिंग एकदम से शुरू कर देते हैं। अब जब फायरिंग शुरू होती है तो अंदर जितने भी लोग थे सब पे फायरिंग होती है, तो बहुत सारे लोगों की, हजारों की गिनती में यहाँ पे लोगों की जो है जान चली जाती है और बहुत सारे लोग जो है वो जख्मी हो जाते हैं जलियांवाला बाग मैसाकर के अंदर, राइट। तो जलियांवाला बाग जो था उसको इन्होंने सराउंड करा, घेर लिया। जो एग्जिट पॉइंट था उसको इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया विद हिज ट्रूप्स, क्योंकि एक ही एग्जिट पॉइंट था, तो यहीं से इन्होंने अटैक करा उसी से। तो अंदर जितने भी थे वहां पे ऊपर सीधी इन्होंने शूटिंग शुरू कर दी और हजारों की गिनती में लोगों की जान चली गई और बहुत सारे जख्मी भी हो गए, राइट। तो इसी के बाद जो जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था उसके बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको ब्रिटिशर्स ने एक नाइटहुड दिया था, एक सम्मान दिया था, तो इन्होंने वो सम्मान ब्रिटिशर्स को वापस कर दिया था, राइट। जलियांवाला बाग जो मैसाकर हुआ था उसकी वजह से इन्होंने ये जो सम्मान इनको दिया गया था, नाइटहुड दिया गया था, वो इन्होंने उनको वापस कर दिया था। अब जो भी ये हुआ था जलियांवाला बाग का कांड, तो इसको इंक्वायर करने के लिए फिर एक कमीशन बिठाया गया जिसका नाम था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया था जलियांवाला बाग जो मैसाकर हुआ था उसको इंक्वायर करने के लिए, देखने के लिए कि प्रॉब्लम क्या हुई थी वहां पे। और फाइनली अब जो जलियांवाला बाग था वहां पे जो जनरल डायर थे जिन्होंने ऑर्डर्स दिए थे शूटिंग के, तो उनको 13th of April 1940 के अंदर उनको मार दिया जाता है। कौन मारते हैं? सरदार उधम सिंह जी, राइट। वो जाते हैं, लंदन में होते हैं उस टाइम पे, कॉक्सटन हॉल में, वो लंदन में एक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे, तो वहां पे जाकर वो उनको सीधा मार देते हैं सरदार उधम सिंह जी। क्यों?
क्योंकि जो जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था ना, तो उस टाइम पे सरदार उधम सिंह जी बहुत ही छोटे थे, तो वहां पे ये भी प्रेजेंट थे, राइट। तो ये अपनी जान बचा लेते हैं और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में वो सब बातें रह जाती है और अपना बदला लेने के लिए 1940 में ये जो जनरल डायर थे उनको मार देते हैं, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.